नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा मीना, प्रवक्ता शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू में कार्यरत हूँ। गत वीडियो में हमने संपूर्ण सिलेबस के बारे में देखा था। संपूर्ण सिलेबस को किस प्रकार बोर्ड द्वारा पेपर पैटर्न में बांटा गया, ये हमने समझा था। आज हम हमारी प्रथम पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के प्रथम अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी के धरातल के वर्णन से संबंधित विज्ञान है। यानी पृथ्वी के धरातल का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें प्राकृतिक, जो कि भौतिक भी हम कहते हैं, भौतिक तत्वों व मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल या ज्योग्राफी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा ग्राफिया, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। स्पष्ट है आपको? अब भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान एरेटोस्थेनीज ने किया था। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है। ये ध्यान रखिए आप, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहला भौतिक भूगोल व दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगोल में पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि भू आकृतियां, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति आदि। वह दूसरी शाखा है मानव भूगोल। इसके अंतर्गत भौतिक व मानवीय तत्वों के अंतर संबंधों, मानवीय क्रियाओं व उनके वितरण का अध्ययन करते हैं। देखिए, मानव भूगोल में हम इस अध्याय में परिभाषाओं से परिचित होंगे। इसमें सर्वप्रथम रेट जेल की परिभाषा है। रेट जेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी। देखिए आपके सामने, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। आप जैसे परिभाषा में देख भी रहे हैं, इसके अंतर्गत एक शब्द है संश्लेषित। इस पे विशेष जोर दिया गया है, रेड जेल। कई बार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा भी जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप संश्लेषित को रेड जेल के साथ कनेक्ट रखिए और इस बात को ध्यान में रखिए। कई बार परिभाषा दी जाती है और आपसे विद्वान का नाम पूछा जाता है, तो आप ऑप्शन में से बहुत आसानी से इसको चूज कर सकते हैं। और कई बार रेड जेल की परिभाषा पूछी जाती है, तो संश्लेषित शब्द से आप इसको आसानी से बता सकते हैं। इन्हीं की शिष्य थी एलन सी सैंपल। ये इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा जो दी, उसमें हम देखते हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी अस्थिर है, मूवमेंट रहता है पृथ्वी का, और कार्यशील मानव अपने कार्य, निरंतर उसका कार्य चलता रहता है, कि बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल, एलन सी सैंपल ने जो परिभाषा दी उसको आप फिर से एक बार देखिए। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व कार्यशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये एलन सी सैंपल की परिभाषा थी। इसी में आगे हम देखते हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, उन्होंने अपनी परिभाषा दी। हमारी पृथ्वी
फ्रांसीसी भूगोलवेता पॉल विडाल डी ला ब्लाश, इन्होंने अपनी परिभाषा दी। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये मानव भूगोल की परिभाषाएं भूगोल विद्वानों के द्वारा दी गई हैं और इन्हें हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न हमसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं, विद्वानों ने जैसे मानव भूगोल का जब अध्ययन हुआ, निरंतर इस अध्ययन में हम आगे देखते हैं कि द्वैतवाद की स्थिति आई। द्वैतवाद यानी दो विचारधाराएं सामने आई। भौतिक और मानवीय तत्वों के अध्ययन का परिणाम रहा कि भूगोल में द्वैतवाद आ गया। द्वैतवाद यानी भूगोल में द्वैतवाद का मतलब ये रहा कि कुछ विद्वानों ने भौतिक तत्वों को भूगोल में अध्ययन के मुख्य तत्व मान लिया तथा अन्य विद्वानों ने मानवीय तत्वों को अध्ययन का केंद्र मान लिया, जिसके कारण भूगोल में विभिन्न संकल्पनाएं उत्पन्न हुई। देखिए, दो तरह की केंद्र माने गए भूगोल में। कुछ विद्वानों ने भौतिक तत्वों को इसका अध्ययन केंद्र माना अध्ययन का, वह कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, भौतिक तत्व इसका केंद्र नहीं हो सकता, मानवीय तत्व इसका केंद्र होगा। अतः उन्होंने उसको मानवीय तत्वों को केंद्र के रूप में लेकर अध्ययन किया, जिसके कारण कई संकल्पनाएं हमारे सामने आई। इनमें हमारी जो मुख्य संकल्पनाएं हैं वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरी है संभववाद और तीसरी है नव निश्चयवाद। पहला पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसके बारे में हम जानेंगे। मानवीय क्रियाओं पर वातावरण का नियंत्रण, ये इसके अंतर्गत आता है। मानव प्रकृति का दास है, वह क्रियाशील कारक नहीं है। देखिए, मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं वो पैसिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म में यानी मुख्य रूप से वो नहीं, एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन है इसमें? प्रकृति, यानी प्रकृति ही इसमें सर्वमान्य माना गया है। इसके अंतर्गत मानव की प्रत्येक क्रिया इस प्रकृति के अधीन रही। मनुष्य के विकास में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में रहता है। रिटर, रैटजेल, एलन सैंपल इसी विचारधारा के समर्थक थे। ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। रिटर, रैटजेल व एलन सी सैंपल इसी विचारधारा के समर्थक थे, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव पूरी तरीके से प्रकृति के अनुसार ही अपना कार्य करता था। समय के साथ विचारधाराओं में परिवर्तन आया, वह एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ जिसको हम कहते हैं संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। मानव अपने पर्यावरण में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन ला सकता है, प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है। देखिए, इसके अंतर्गत हमने इससे पहले आपको बताया, निश्चयवाद में प्रकृति मुख्य थी, वह मानव निष्क्रिय रूप में था। लेकिन संभववाद में इस परिभाषा में ये उल्टा हो गया। इसके अंतर्गत मानव प्रभावी हो गया और प्रकृति नीचे हो गई, यानी कि मानव अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से, अपनी बौद्धिक शक्ति से प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने की संभावनाएं रखने लगा। वह अपने बौद्धिक व तकनीकी स्तर के अनुसार संभावनाओं के उपयोग का सामर्थ्य रखता है। देखिए, इसमें वो विकास करता है, अपनी प्रौद्योगिकी के साथ विकास करता है और प्रकृति के ऊपर अपने आप को रखता है। मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। अब ये एक दूसरा शब्द आ गया बच्चों,
पर्यावरणीय निश्चयवाद में हमने देखा था मानव का प्रकृतिकरण, व संभववाद में हमने इसका उल्टा पाया प्रकृति का मानवीकरण। यानी प्रकृति को मानव ने अपने विकास के लिए अपने अनुसार उपयोग में लेना शुरू कर दिया। फैब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया था, ये आप ध्यान में रखिए इस बात को। विडाल डी ला ब्लास ने इस मत का समर्थन किया, और इसको हम एक दूसरे शब्द में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी प्रकृति का मानवीकरण। इससे संबंधित दो छोटे छोटे इसमें पैराग्राफ दे रखे हैं। मानव का प्रकृतिकरण, यानी इसमें एक छोटी सी एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रखी है आपकी प्रथम अध्याय में, कि किस प्रकार मानव प्रकृति के अनुसार अपना कार्य करता था। वह एक छोटी सी कहानी है जिसमें प्रकृति का मानवीयकरण किस तरीके से होता है, यानी किस प्रकार मानव प्रकृति का उपयोग करता है, इसके बारे में दे रखा है। जब हम अध्याय पढ़ेंगे तो ये आपके सामने आएगा। समय के साथ एक तीसरी अवधारणा आई, चूंकि द्वैतवाद की स्थिति आ गई थी भूगोल के अंतर्गत। देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, अतः इन दोनों के मध्य एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ जिसको हम कहते हैं नव निश्चयवाद। इस अवधारणा को हम एक दूसरे शब्दों से भी व्यक्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। ये दोनों एक ही चीज है। नव निश्चयवाद संकल्पना ग्रिफ्थ टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि बोर्ड में ये प्रश्न बहुत बार आता है कि नव निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। आप ध्यान में रखिए, ग्रिफ्थ टेलर इनके प्रतिपादक थे। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद व संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है, यानी दोनों के मध्य का रास्ता हमें दिखाती है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना नगर के चौराहों पर यातायात के नियंत्रण से की गई है। देखिए, हम अगर शहरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर रेड और ग्रीन लाइट, यानी लाल और हरी बत्ती हर चौराहे पे मौजूद होती है। लाल बत्ती का मतलब होता है रुकने का संकेत। इसमें एक बीच में एक बत्ती और होती है पीली, जिसे हम एम्बर कहते हैं। पीली बत्ती का मतलब है कि लाल और हरी बत्ती के बीच का जो अंतराल है उसमें तैयार रहने की स्थिति। वह तीसरी है हरी बत्ती, जो हमें ये संकेत देती है कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के संबंध में इस संकल्पना को हम देखते हैं रुको, यानी कि रुकना चाहिए, और जाओ, यानी कि हमारे सामने प्रकृति अवसर प्रस्तुत कर रही है और हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इसीलिए इसको कहा गया रुको और जाओ निश्चयवाद। यह संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। मतलब कि ना ही हमें बहुत रुकने की आवश्यकता है और ना ही अत्यधिक स्वतंत्र होके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यानी कि हम विकास तो करें, लेकिन प्राकृतिक स्थितियों को देखते हुए। पर्यावरण को हानि ना होने तक की सीमाओं में संभावना को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि हमें विकास करना है, लेकिन उन स्थितियों में करना है जब पर्यावरण को हानि ना हो, क्योंकि पर्यावरण है तो मानव संभव है। जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि मानव भूगोल की वृहत अवस्थाएं व प्रणोद मतलब होता है उपागम। ये प्रश्न बेटा बच्चों कई बार आपसे पूछा जाता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा कि उपागम कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। ध्यान में रखिए इन चीजों को। आरंभिक उपनिवेश युग, इसके अंतर्गत ये समय अवधि थी आपकी। इसके अंतर्गत अन्वेषण और विवरण की स्थितियां थी। अन्वेषण यानी खोज करना और विवरण प्रस्तुत करना।
फिर समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, उत्तर उपनिवेश युग आया। इसके अंतर्गत प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया गया। प्रादेशिक विश्लेषण से मतलब है प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किया जाना, यानी छोटे छोटे प्रदेशों का एक विस्तृत विवरण किया जाना था। साथ में ही आगे जैसे जैसे हम चलते हैं तो तीसरी हम स्थिति देखते हैं समय अवधि में अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। इसमें क्षेत्रीय विभेदन का ये उपागम जो है वो क्षेत्रीय विभेदन का है। इसमें एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार और क्यों भिन्न है ये समझना हमारे लिए था, तथा किसी भी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पे बल दिया जाता था। देखिए प्रत्येक प्रदेश की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं पर बल दिया गया कि किस प्रकार एक प्रदेश दूसरे से अलग होता है अपनी विशेषताओं के कारण। आगे हम देखते हैं 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक ये था स्थानिक संगठन का समय। ये आपको उपागम बच्चों ध्यान में रखने हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों का प्रयोग के लिए विशिष्ट समय था। यानी कंप्यूटर जो था वो एक अध्ययन का मुख्य जरिया हो गया था। मानव अपने दिमाग के साथ कंप्यूटर का उपयोग काफी ज्यादा करने लगा। यानी स्थानिक संगठन उपागम है इसमें भूगोल की विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन पर विशिष्ट ध्यान दिया गया। इसके बाद 1970 का दशक, जिसे हम मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय का समय मानते हैं। इसके अंतर्गत मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। ये 3 नई विचारधाराएं थी, मानवतावादी, अमूलवादी व व्यवहारवादी विचारधाराएं। इसको आप ध्यान में रखिए। और फिर इसके आगे आता है 1990 का दशक। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, वृहत सामान्यकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानिक संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया इस दशक के अंतर्गत। हमारे इस टॉपिक में हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र व अन्य भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। ये प्रश्न के रूप में हमसे पूछा जाता है और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं। देखिए, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये है भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र। ये क्लियर होना चाहिए आपको बच्चों। अब हम पहला देखते हैं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र अगर हमसे पूछे जाएं तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें व्यवहारवादी भूगोल, देखिए मानव भूगोल है तो मानव भूगोल से संबंधित जो तत्व हैं वही इसके उपक्षेत्र हैं। सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये इसके उपक्षेत्र हैं। अब इनका संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों से हम जब देखें, यानी सामाजिक भूगोल का संबंध जब हम अन्य सामाजिक विज्ञानों से देखें तो हम देखिए पाते हैं सामाजिक विज्ञान यानी समाजशास्त्र जिसे हम कहते हैं, मनोविज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान,
समाजशास्त्र, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन और नियोजन, सामाजिक भूगोल के अन्य सामाजिक विज्ञानों में हम देखते हैं आखिरी है महामारी विज्ञान। इसके आगे हम देखते हैं मानव भूगोल का अन्य क्षेत्र में देखते हैं नगरीय भूगोल। देखिए बच्चों, इसके कोई उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन इसका अन्य सामाजिक विज्ञान से जो संबंध है उसमें आता है नगरीय अध्ययन और नियोजन। फिर है राजनीतिक भूगोल, इसका भी कोई उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन इसमें हम देखते हैं निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, हम इसके उपक्षेत्र के रूप में देखते हैं। इसमें अन्य विज्ञान से जब हम संबंध इसका देखते हैं तो वो है राजनीतिक विज्ञान व सैन्य विज्ञान। भूगोल के अन्य क्षेत्रों के रूप में जनसंख्या भूगोल हम देखते हैं, इसके उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन जनांकी इसका प्रमुख तत्व है। इसका अध्ययन हमें सामाजिक विज्ञान में करना होता है। फिर है आवास भूगोल, इसका भी कोई उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन नगरीय व ग्रामीण नियोजन का अध्ययन हम सामाजिक विज्ञानों में करते हैं। फिर आता है हमारा इसका आखिरी क्षेत्र जो कि है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र, कई बार ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल व अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। व इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों में संबंध में हम देखते हैं संसाधन अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र का ही भाग है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह आता है, और इसमें हम पढ़ते हैं, आगे हम जब देखते हैं तो देख पाते हैं संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व वाणिज्य, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन व अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये इसके अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध को दर्शाता है। आज इतना ही, प्रथम अध्याय के अंतर्गत इतना ही आपके लिए आवश्यक है। इसको आप पढ़िए, समझिए, व कोई भी समस्या है तो आप अपनी रखिए ताकि उसका समाधान हम आपको प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।